आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं हफ्तानामा। छात्रों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों और आम दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण हफ्ते भर की सबसे अहम, भरोसेमंद और असरदार खबरों का साप्ताहिक अपडेट। यहाँ हम बात करते हैं भारत से लेकर दुनिया तक उन घटनाओं की जो वाकई मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का हफ्तानामा। सिडनी के समुद्र तट पर हुई गोलीबारी में कम से कम 15 लोगों की मौत के बाद हमले को आतंकी घटना घोषित किया गया। एक हमलावर मारा गया, दूसरा हिरासत में। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने सोमवार 15 दिसंबर को बताया कि रविवार 14 दिसंबर के दोपहर बॉन्डी बीच पर एक यहूदी समारोह के दौरान 50 वर्षीय एक पिता और उसके 24 वर्षीय बेटे ने यह हमला किया। इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई, जो लगभग 30 वर्षों में देश की सबसे भीषण सामूहिक गोलीबारी मानी जा रही है। न्यू साउथ वेल्स राज्य, जहां सिडनी स्थित है, के पुलिस आयुक्त मल लेनियन के अनुसार कम से कम 29 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बॉन्डी बीच पर हुई सामूहिक गोलीबारी के दौरान कथित हमलावरों में से एक ने बंदूक छीनने वाले सिडनी के एक फल दुकान मालिक 43 वर्षीय अहमद अल अहमद सर्जरी के बाद अस्पताल में स्वस्थ हो रहे हैं। उनके परिवार ने बताया कि उनकी बांह और हाथ में गोली लगने के कारण ऑपरेशन करना पड़ा। इन्होंने पहले खड़ी कारों के पीछे छिपकर जान बचाई और फिर पीछे से हमलावर पर झपटा मारते हुए उसकी राइफल छीन ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। पश्चिमी तट पर इजरायली बस्तियों का विस्तार 2017 के बाद सबसे अधिक स्तर पर। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की एक रिपोर्ट के अनुसार कब्जे वाले पश्चिमी तट में इजरायली बस्तियों का विस्तार कम से कम 2017 के बाद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। तब से संयुक्त राष्ट्र इस तरह के आंकड़ों पर नजर रख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में लगभग 47,390 आवास इकाइयों की योजनाएं आगे बढ़ाई गई, मंजूर की गई या निविदा के लिए जारी की गई, जबकि 2024 में ये संख्या लगभग 26,170 थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस लगातार हो रहे विस्तार की निंदा करते हुए कहा कि ये तनाव को और बढ़ाता है, फिलिस्तीनियों की अपनी ज़मीन तक पहुँच में बाधा डालता है और एक पूर्णतः स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, भौगोलिक रूप से जुड़ी हुई और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य के व्यवहार्यता को खतरे में डालता है। उन्होंने आगे कहा, ये आंकड़े पिछले वर्षों की तुलना में तेज बढ़ोतरी को दर्शाते हैं और बताया कि 2017 से 2022 के बीच हर साल औसतन 12,815 आवास इकाइयां जोड़ी गईं। जिमी लाई हांगकांग के रैग्स टू रिचेस मीडिया टाइकून, जो बीजिंग के प्रमुख आलोचक बने। अपने समर्थकों के लिए पूर्व मीडिया कारोबारी जिमी लाई लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले योद्धा है, वहीं उनके विरोधियों के लिए वे अपनी मातृभूमि के गद्दार हैं। अब उन्हें एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय सुरक्षा मुकदमे में दोषी ठहराया गया है, जिसकी शुरुआत 2023 में हुई थी और जिसके चलते उन्हें जीवन भर के लिए जेल भेजा जा सकता है। उन्हें देशद्रोह भड़काने और विदेशी ताकतों से मिलीभगत की साजिश रचने का दोषी पाया गया है। 78 वर्षीय लाई चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के मुखर आलोचक हैं। उन्हें 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था, जो 1 साल पहले हांगकांग में हुए बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद लागू किया गया था। मेरियम वेबस्टर का 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर है स्लोप। डरावनी, अजीबोगरीब और साफ तौर पर नकली दिखने वाली सामग्री को अक्सर स्लॉप कहा जाता है। ऑनलाइन दुनिया में इस शब्द को बढ़ते इस्तेमाल, जिसमें बड़े पैमाने पर उपलब्ध जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका रही, इसकी वजह से इसे मरियम वेबस्टर का 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। स्लॉप शब्द का पहली बार 1700 के दशक में इस्तेमाल हुआ था, जब इसका मतलब नरम कीचड़ होता था। बाद में इसका अर्थ समान रूप से कम मूल्य या घटिया चीज़ के लिए होने लगा। समय के साथ इसकी परिभाषा और विस्तृत हुई और अब इसका मतलब है कम गुणवत्ता वाली डिजिटल सामग्री, जो आमतौर पर बड़ी मात्रा में AI की मदद से तैयार की जाती है। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा ने VBG रामजी विधेयक पारित किया। लोकसभा ने गुरुवार 18 दिसंबर को विपक्ष के जोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच एक विधेयक पारित किया, जिसका उद्देश्य 20 वर्ष पुराने मनरेगा की जगह एक नई पहल शुरू करना है। ये नया कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में हर वर्ष 125 दिनों को रोजगार की गारंटी देता है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी विधेयक पर 8 घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए ग्राम विकास मंत्री चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी ने महात्मा गांधी के विचारों को बार बार खत्म किया है। जहां ये विधेयक गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 125 करता है, वहीं ये राज्यों पर वित्तीय बोझ को मौजूदा 10% हिस्सेदारी से बढ़ाकर कुल व्यय का 40% कर देता है। सरकार ने सोमवार 15 दिसंबर को इस विधेयक को सांसदों के बीच प्रसारित किया और इसे विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्राम विकास ढांचा स्थापित करने वाला कानून बताया। मनरेगा के तहत केंद्र सरकार 100% मजदूर और 75% सामग्री लागत वहन करती थी। व्यवहार में ये केंद्र और राज्यों के बीच 90:10 के लागत विभाजन के रूप में लागू था। हालांकि VBG रामजी विधेयक की धारा 22(2) में कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच निधि साझेदारी का अनुपात उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अलावा 90:10 होगा, जबकि विधायिका वाले अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित
शासित प्रदेशों के लिए ये 60.40 होगा। जहां इससे राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है, वहीं नया विधेयक योजना के क्रियान्वयन के स्थान और तरीके पर केंद्र सरकार को अधिक नियंत्रण भी देता है। धारा 4(5) के अनुसार केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्यवार मानक आवंटन का निर्धारण करेगी, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर आधारित होगा। सरकार ने VBSA विधेयक को JPC के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। केंद्र सरकार ने सोमवार 15 दिसंबर को प्रस्ताव किया कि नया विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान VBSA विधेयक 2025, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जगह लेकर भारत की उच्च शिक्षा नियामक व्यवस्था में व्यापक बदलाव करना है, को दोनों सदनों के सदस्यों वाली एक संयुक्त संसदीय समिति JPC के पास भेजा जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 दिसंबर को दोपहर को ये विधेयक संसद में पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि ये विधेयक कार्यपालिका की अति हस्तक्षेप को दर्शाता है और उच्च शिक्षण संस्थानों को व्यापक कार्यपालिका नियंत्रण, चरणबद्ध स्वायत्तता, दखल देने वाली अनुपालन शर्तों, कठोर दंड और संस्थानों को बंद करने की शक्तियों के अधीन करता है। विपक्ष का कहना है कि ये विधेयक संघवाद के सिद्धांतों की भी खिलाफ है। नितिन नवीन ने भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। भारत के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार 15 दिसंबर को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कार्यभार संभाला। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष एवं मंत्री JP नड्डा तथा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान सहित अन्य नेता उपस्थित थे। 45 वर्ष की उम्र में नितिन नवीन का संभवतः सबसे युवा भाजपा अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत होना कई लोगों के लिए चौंकाने वाला रहा। इसके साथ ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में JP नड्डा के उत्तराधिकारी को लेकर पिछले 18 महीनों से जारी अटकलों पर भी विराम लग गया। पत्रकार और सेवानिवृत्त नौकरशाह बने नए सूचना आयुक्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार 15 दिसंबर को पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी राजकुमार गोयल को केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के तुरंत बाद श्री गोयल ने पदभार संभाला और 2 मौजूदा सूचना आयुक्तों आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी की मौजूदगी में 8 नए सूचना आयुक्तों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नए नियुक्त सूचना आयुक्त हैं सुरेंद्र सिंह मीना, आशुतोष चतुर्वेदी, स्वागत दास, सुधा रानी रेलंगी, PR रमेश, खुशवंत सिंह सेठी, जय वर्मा सिन्हा और संजीव कुमार जिंदल। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा आयोग में अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। आयोग का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों तक विस्तृत है। संगीता बरुआ पिसारोटी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ पिसारोटा को रविवार 14 दिसंबर को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। शनिवार 13 दिसंबर को हुए चुनाव में सुश्री पिसारोटा की टीम ने सभी पदाधिकारी और प्रबंधन समिति की सीटों पर जीत हासिल करते हुए 21-0 के निर्णायक जीत दर्ज की। अफजल इमाम क्लब के महासचिव चुने गए, जबकि जतीन गांधी उपाध्यक्ष पद पर विजयी रहे। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव, कट्टर पेशेवर अपराधियों से जुड़े मामलों को NIA अपने हाथ में ले सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों को दिल्ली में NIA मामलों की विशेष रूप से सुनवाई करने वाली विशेष अदालतों में हस्तांतरित किया जा सकता है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को NIA अधिनियम 2008 की धारा 6 के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वो राज्यों से उन अपराधों की जांच और अभियोजन अपने हाथ में ले सके जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की। SIR के बाद 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार 16 दिसंबर को विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद पश्चिम बंगाल की मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की। अधिकारियों के अनुसार मृत्यु, स्थानांतरण और गणना प्रपत्र जमा न करने सहित विभिन्न कारणों से 58 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन कटौतियों के बाद राज्य की मसौदा मतदाता सूची में 7,08,16,631 मतदाताओं के नाम शामिल होने की उम्मीद है, जो SIR से पहले की मतदाता संख्या 7,66,37,529 से 58,20,898 कम है। निजी भागीदारी के लिए परमाणु क्षेत्र खोलने वाला शांति विधेयक संसद से पारित। संसद ने गुरुवार 18 दिसंबर को परमाणु ऊर्जा से संबंधित विधेयक पारित कर दिया। राज्यसभा ने इस कानून को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य कड़े नियंत्रण वाले असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलना है। उच्च सदन ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया। ये विधेयक बुध 17 दिसंबर को लोकसभा में पारित हो चुका था। ये विधेयक भारत के मौजूदा कानूनों, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1992
1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व CLND अधिनियम 2010 की जगह सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विधेयक 2025 लाता है। ये विधेयक एक ऐसे परमाणु ऊर्जा नियामक संरचना तैयार करता है जो संसद के प्रति जवाबदेह होगा। परमाणु संयंत्रों के संचालन पर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL का एकाधिकार समाप्त करता है और किसी दुर्घटना की स्थिति में उपकरण आपूर्तिकर्ताओं से मुआवजा मांगने के मामले को सीमित करता है। साथ ही यह ऑपरेटरों को संरक्षण भी देता है। कानून के उल्लंघन की स्थिति में संयंत्र के आकार के आधार पर उनकी देनदारी की सीमा तय करता है और गंभीर उल्लंघन के मामलों में भी अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ तक सीमित करता है। भारत में विनिर्माण क्षेत्र गिरावट में सार्थक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत, राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार 17 दिसंबर को कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ विनिर्माण होता है और उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत में विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट आ रही है। म्यूनिख में BMW वेल्ट और BMW प्लांट के एक मार्गदर्शी दौरे के बाद सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में श्री गांधी ने कहा कि देश को तेज विकास के लिए मजबूत और सार्थक विनिर्माण इकोसिस्टम तैयार करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी प्रोग्रेसिव अलायंस के निमंत्रण पर जर्मनी की यात्रा पर है। प्रोग्रेसिव अलायंस दुनिया भर की 117 प्रगतिशील राजनीतिक पार्टियों का एक प्रमुख समूह है। नेतन्याहू ने मिस्र को $35 अरब की प्राकृतिक गैस निर्यात डील को मंजूरी दी। इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी डील। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार 17 दिसंबर को कहा कि उन्होंने मिस्र को $35 अरब मूल्य की प्राकृतिक गैस निर्यात डील को मंजूरी दे दी है, जो इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी गैस डील है। ये समझौता गाजा पट्टी में 2 साल तक चल युद्ध के दौरान तनावपूर्ण हुए दोनों देशों के संबंधों को सुधारने में भी मदद कर सकता है। अमेरिकी ऊर्जा दिग्गज शेवरॉन अगले 15 वर्षों में भूमध्य सागर में इजराइल के तट के पास स्थित गैस क्षेत्र से मिस्र को गैस की आपूर्ति करेगा। इस सौदे से होने वाली आय का लगभग आधा हिस्सा इजराइल के सरकारी खजाने में जाने की उम्मीद है। इजराइल और गाजा दोनों की सीमा से लगा मिस्र अक्टूबर में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम तक पहुंचने की प्रक्रिया में इजराइल और फिलिस्तीनी उग्रवाद संगठन हमास के बीच एक प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। काहिरा गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान का मुखर आलोचक भी रहा है, जिसमें हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हुई और व्यापक तबाही मची। अमेरिकी सीनेट ने निजी अंतरिक्ष यात्री और मार्स के सहयोगी जॉरेड आइजैकमैन को नासा प्रमुख के रूप में मंजूरी दी। अमेरिकी सीनेट ने बुधवार 17 दिसंबर को अरबपति निजी अंतरिक्ष यात्री जॉरेड आइजैकमैन को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नासा प्रशासक नियुक्त किए जाने की पुष्टि कर दी। इसके साथ ही मंगल मिशनों के समर्थक और स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क के पूर्व सहयोगी आइजैकमैन अंतरिक्ष एजेंसी के 15वें प्रमुख बन गए हैं। इस साल राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पहले हटाए जाने और फिर दोबारा नासा प्रशासक पद के लिए नामित किए गए आइजैकमैन के पक्ष में मतदान 67-30 से पारित हुआ। भारत ने ओमान के साथ FTA पर हस्ताक्षर किए। 99% निर्यात पर शून्य शुल्क की सुविधा। भारत और ओमान ने गुरुवार 18 दिसंबर को एक समय आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत ओमान भारत को अपने 98.08% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुफ्त पहुंच देगा, जो ओमान को भारत के कुल निर्यात का 99.38% हिस्सा कवर करता है। यहीं भारत ने ओमान से होने वाले आयात के लिए अपनी कुल टैरिफ लाइनों के 77.79% पर रियायती शुल्क की पेशकश की है, जो ओमान से भारत के कुल आयात का 94.81% कवर करता है। वस्तुओं के निर्यात पर शुल्क हटाने के अलावा इस समझौते में कई रियायतें भी शामिल हैं, जिनसे भारत के सेवा क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है, विशेषकर श्रमिकों की आवाजाही के संदर्भ में। इस समझौता पर मस्कट में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के वाणिज्य उद्योग और निवेश प्रोत्साहन मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुल्तान हैतम बिन तारिक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। सरकार CAPF में अग्निवीरों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50% करेगी। सेवा से पहले मैच के अग्निवीरों की सेवानिवृत्ति से कुछ महीने पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ग्रुप C पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 50% करने का फैसला किया है। शुक्रवार 19 दिसंबर को मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल के 50% रिक्त पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। हालांकि उन्हें शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण से छूट दी जाई गई है, लेकिन अधिसूचना के अनुसार उन्हें अनियमित उम्मीदवारों की तरह लिखित परीक्षा देनी होगी। अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में सभी CAPF के ग्रुप C पदों के भर्ती नियमों में चरणबद्ध तरीके से संशोधन किया जाएगा। ये मंत्रालय के पहले के उस फैसले से बड़ा बदलाव है, जिसमें CAPF में अस्थायी सशस्त्र बल भर्तियों के लिए केवल 10% आरक्षण लागू करने की बात कही गई थी। विदेशी मुद्रा भंडार में $1.68 अरब की बढ़ोतरी कुल $688.94 अरब पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार 19 दिसंबर को बताया कि 12 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $1.689 अरब बढ़कर
$688.949 अरब डॉलर हो गया। इससे पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में कुल भंडार 1.033 अरब डॉलर बढ़कर 687.26 अरब डॉलर रहा था। 12 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति या फॉरेन करेंसी असेट, जो भंडार का प्रमुख घटक है, $906 मिलियन बढ़कर 587.787 अरब डॉलर हो गई। रेलवे ने किराया बढ़ाने की घोषणा की, 26 दिसंबर से लागू होगा। लगभग 600 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी जुटाने के उद्देश्य से रेलवे ने रेल किराए में बढ़ोतरी की है। इसके तहत साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर प्रति किलोमीटर 1 पैसा बढ़ाया गया है। वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की गैर वातानुकूलित श्रेणियों तथा सभी ट्रेनों की वातानुकूलित श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की वृद्धि की गई है। कांग्रेस ने इस किराया बढ़ोतरी की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार को इसे बजट में घोषित करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय इसके एक अनधिकृत तरीके से लागू किया गया है। नई दरें 26 दिसंबर से प्रभावी होंगी। तो ये थी इस हफ्ते की सबसे अहम खबरें सिर्फ हफ्तानामा पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर हफ्ते की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले हफ्ते नई खबरों और नई बातों के साथ। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।